हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक डाल्टन लॉ से पहले तक रोका था। अब हम डाल्टन लॉ और उसके आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि डाल्टन का जो रूल है बेटा, डाल्टन का जो नियम है, ये कहां पर काम करेगा। सबसे पहले जरूरत है हमें ये समझने की कि ये जो डाल्टन का नियम है उसमें सबसे पहला शब्द लगता है बेटा वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर मतलब वाष्प दाब। लेकिन सवाल आता है कि वाष्प दाब होता क्या है, किसे कहते हैं और ये किस तरह से काम करता है। अब दिक्कत क्या है कि इसमें हम जब टॉपिक सोचते हैं तो हमको दो बातें एक साथ याद आती हैं। क्या क्या? अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा कंटेनर, एक पात्र है जिसके अंदर जैसे पानी जैसा कोई द्रव रखा है। अब द्रव रखा है इसका मतलब यहां पर लिक्विड रखा है। तो जिस तरह से ये लिक्विड, ये द्रव अपने आप को वाष्प में बदलने की कोशिश करेगा, तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण है। लेकिन क्योंकि द्रव के अणु पास पास होते हैं और गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तो कुछ जल वाष्प के कणु भी यहां पर होंगे जिनका संघनन हो रहा होगा। तो संघनन होने की जो दर है, कंडेंसेशन जो है, वो स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि गैस के जो अणु है दूर दूर है। तो गैस के अणु के संघनित होने की दर कम और वाष्पीकरण की दर ज्यादा रहती है। लेकिन अगर मैं इस कंटेनर को ऊपर से कर देता हूं बंद, तो अब ये वाष्प कहीं जा नहीं सकती। जैसे जैसे वाष्पीकरण होता है वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है इस तरह से। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा जहां पर संघनन की दर वाष्पीकरण की दर के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे किसी पात्र में जहां पर वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो गई, मतलब सीधे सीधे कहो साम्यावस्था आ गई है ना। तो जहां साम्यावस्था बन गई है उस जगह पर, साम्यावस्था बनने पर जो भी इस वाष्प का जो दबाव है, वाष्प का जो दाब है, वही वाष्प दाब कहलाना चाहिए। ठीक है ना। तो वाष्प दाब की एक परिभाषा यह कहती है कि जब वाष्प दाब जो है वो एक साम्य का दाब है, साम्य का इक्विलिब्रियम प्रेशर है। लेकिन इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात हम कहते हैं जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो, जब वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर हो। लेकिन समस्या यह है कि हम जिसको पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर तो बेटा गैस का है। तो अगर मेरे पास गैस के ही कण हैं भाई, तो अगर ये अलग अलग हैं भी, जैसे मान लो मैंने कहा एक को मैं कहता हूं O2, दूसरा ओजोन है, तीसरा CO2 है ना, चौथा N2O है। अब समस्या है कि अगर सारी ही गैस हैं आपके पास, तो ऐसे हालात में द्रव वाला ये जो परिभाषा है संघनन और कंडेंसेशन वाला काम नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान से समझना कि अगर आपके पास एक पात्र रखा है और इस पात्र के अंदर केवल एक ही प्रकार की गैस है, केवल एक प्रकार की गैस है, वो ऑक्सीजन मान लो, तो जो भी इस ऑक्सीजन ने प्रेशर को पैदा किया, जो भी दबाव पैदा किया, वही होगा उसका वाष्प दाब। तो सीधी सीधी भाषा में कहें कि प्रेशर ऑफ गैस जो है, गैस का जो प्रेशर है वही वाष्प दाब है। लेकिन कब तक? जब तक ये गैस प्योर है, एक गैस है। तो एक गैस के रहने पर वाष्प दाब काम करता है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा गैसेज है, जैसे यहाँ पे CO2, यहाँ पर O2, यहाँ पर ओजोन N2O, तो ऐसे केस में फिर वाष्प दाब कैसे होगा? तो ध्यान रहे, जब तक आपके पास केवल एक गैस है वाष्प दाब, और जब एक से ज्यादा गैसेस है तो फिर हर गैस का जो प्रेशर है बेटा, जैसे ये प्रेशर ऑफ O2 हो गया, ये हो गया प्रेशर ऑफ N2O, तो अब ये जो शब्द हैं वाष्प दाब नहीं कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे आंशिक दाब। तो हमें समझना होगा कि ये शब्द अलग अलग नहीं है बेटा, एक ही है। वाष्प दाब एक गैस का दाब, अगर वो शुद्ध है तो। अगर पात्र एक ही है और एक ही गैस भरी है तो वाष्प दाब, वाष्प का दाब। लेकिन अगर पात्र में एक से ज्यादा गैसेस रखी हैं तो हर गैस का वाष्प दाब जो है बेटा वो क्या कहलाएगा? आंशिक दाब। क्योंकि उसके अलावा और भी तो हैं जो बीच में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज को क्लियरली समझ लो कि जब हमारे पास पात्र में एक से ज्यादा गैसेस होंगी तो आंशिक दाब होगा। ये कहानी तब काम करती है जब आप विलयन चैप्टर पढ़ते हैं, विलयन में होता है ये चीज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं केवल गैस। तो अपने आप को थोड़ा इससे आगे चलाते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का नियम। लेकिन पहले दिमाग में रखो आंशिक दाब का नियम है। ये नियम कहता है किसी गैस का टोटल प्रेशर, कुल दाब, सभी गैसों के वाष्प दाब का
योगफल होता है। जितनी भी प्रकार की आपके पास गैस हैं उस पात्र के अंदर, जितनी भी प्रकार की गैस हैं उनका कुल दाब जो है सभी के आंशिक दाब का योगफल होगा। ये काम तो बड़ा आसान लगता है, क्या दिक्कत है, हमें सबके वाष्प दाब दिए हैं, सीधे जोड़ दो। लेकिन उसी वक्त पर डाल्टन ने एक बात और कही, किसी गैस का आंशिक दाब, ध्यान रहिए क्या लिखा है मैंने, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर गैस का, किसी गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है उसके मोल प्रभाज से। किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती। ठीक, अब जैसे ही बच्चा इस बात को सुनेगा थोड़ा सा अपने लिए कंफ्यूजन खड़ा कर लेगा। कैसे, चलो समझाते हैं। देखो, आपने लिखना नहीं, आपने सिर्फ डाल्टन पे रहना। बच्चा सोचता है कि यार मैंने यही कहीं आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती कहीं और पे भी पढ़ा है, यही सेम बात किसी और तरीके से फिर पढ़ रखी है मैंने। अब ये 3-3 बार क्यों लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और अच्छे कर लिए जाएं। अगर मैं इस समानुपाती का निशान हटाने में, जरा याद करो, हम लोग लिखते हैं पी ए समानुपाती एक्स ए, इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से जब लिखते थे तो पी ए को समानुपाती निशान हटाने पर पी ए नॉट एक्स ए भी लिखते थे और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी भी। ये चीज हम इस तरह से भी पढ़ चुके हैं, के एच मोल प्रभाज गैस का, और यहां लिखते थे प्रेशर ऑफ गैस। इस नियम में गैस का जो दाब, आंशिक दाब है, वो कुल दाब और मोल प्रभाज के साथ जोड़ा गया है। तो देखने में तीनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक ही चीज को 3 बार लिखा है। लेकिन अगर 3 बार लिखा है तो सोचो ना कि यहां पर समानुपाती के हटाने पर कुल दाब, टोटल प्रेशर लिखा है, यहां पर के एच लिखा है और यहां पर पी ए नॉट। तो 3 बातें एक जैसी दिखाई देती हैं लेकिन तीनों में फर्क है। क्या फर्क है बेटा, ये काम करता है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, है ना। ये काम होता था, हम कब करते थे बेटा, राउल्ट के नियम में, राउल्ट लॉ। और फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाल्टन का नियम, तो डाल्टन्स का लॉ। अब तीनों में क्या फर्क है, कब डाल्टन का लॉ काम करेगा, कब राउल्ट का नियम काम करेगा, कब हेनरी का नियम काम करेगा, तो अच्छी तरह दिमाग में डाल लो। जब केवल और केवल गैस है आपके पास, केवल गैसेस, तो गैस जब तक है तब तक लगता है डाल्टन का नियम। जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है, जब कोई गैस किसी द्रव में घुलनशील होती है, तब लगता है हेनरी का नियम। और जब कोई वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, वाष्पशील या अवाष्पशील चीजें द्रव में डिसॉल्व होती हैं, मतलब वो लिक्विड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, तो लिक्विड इन लिक्विड समझ लो या सॉलिड इन लिक्विड समझ लो, तो इन केसेस के लिए काम करता था बेटा कौन, राउल्ट। तो ध्यान रहे, हमने ये 2 चीजें हेनरी और राउल्ट विलियम चैप्टर के लिए पढ़नी, अपने टॉपिक को इनके साथ मिक्सअप नहीं करना। कुल दाब का इस्तेमाल किया जाता है डाल्टन नियम में, और ये तभी काम करता है जब पूरी अवस्था गैस अवस्था में होती है। ठीक है, तो डाल्टन का नियम जो कहता है वो ये कहता है किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती अगर वो गैस अवस्था में है, अगर वो गैस अवस्था में नहीं है तो ये चीज काम नहीं करने देगी। ठीक है, चलिए इससे एक चीज और समझाने की कोशिश करूं आपको। क्या किसी गैस का वाष्प दाब या जो प्रेशर है उसका तापमान से कोई संबंध है? क्योंकि जब सिमिलर चीजें पढ़ाते हैं, एक जैसी चीजें दिखाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपको हम समझाने की ट्राई करें कि इसमें और क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, एक नियम कहता है log P2 बाय P1 बराबर डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड में 2.303 R, और यहां लिखते हैं T2 माइनस T1 बाय T1 T2। बिल्कुल इसके जैसा दिखता फॉर्मूला। अब मैं एक दूसरी चीज पे आता हूं, मैं लिखूंगा log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड में 2.303 R, यहां लिखते हैं T2 माइनस T1 बटे T1 T2। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको अभी पढ़ने बैठो, सिर्फ अपने लिए सुनो, सिर्फ अपने लिए सुनो, समझो।
बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक और फॉर्मूला है log K2 बटे K1 बराबर डेल्टा H रिएक्शन का 2.303 R, यहां पे लिखते हैं T2 माइनस T1 बटे T1 T2। अब देखने पे ऐसा लगता है कि सब चीजें सेम हैं, सेम नहीं है, इनमें फर्क है बेटा। क्या फर्क है, चलो देखते हैं। सबसे पहला वाला जो लिखा है, कई लोगों को लगेगा ये केमिकल काइनेटिक का टॉपिक है। नहीं बेटा, यहां पर जो K है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, साम्यावस्था नियतांक है बेटा। तो साम्यावस्था नियतांक को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो ये जो चीज है ये वान ट हॉफ इक्वेशन है बेटा, वान ट हॉफ इक्वेशन है। ये जो दिखाई दे रही है बिल्कुल ये अर्हीनियस की इक्वेशन है। अर्हीनियस इक्वेशन में जो K होता है वो उसका दर नियतांक होता है, रेट कांस्टेंट, बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला, लेकिन इसमें K नहीं है, इसमें P है। ये होता है क्लॉसियस क्लेप्रॉन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर क्लॉसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। अब आपको ये लगेगा कि मैं क्लॉसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन या इन सब चीजों की बातें यहां क्यों कर रहा हूं, जब डाल्टन की बात कर रहा था, क्योंकि दाब का तापमान से सीधा संबंध यही समझाता है। अब इसी से इनका पिछला कदम चलते हैं। मैं इन चीजों को तो रखता हूं साइड में। क्लॉसियस क्लेप्रॉन को ऐसे भी लिख सकता था, log P बराबर, एक कांस्टेंट लेता हूं, log K माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड में 2.303 R और T। ये क्यों समझा रहा हूं उस पर जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं log यहां पे लिखता हूं तो अपने आप उसका आधार 10 होता है। अगर मैं इसे ln लिखूंगा, lnp log p, लेकिन नेचुरल, तो इसे लिखना पड़ेगा log k माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड में R और T, क्योंकि मैंने 2.303 का इस्तेमाल अब नहीं किया क्योंकि log बेस बदल दिया, नेचुरल log में आ गया। क्या खास कारण है उसकी एक वजह बताता हूं। अगर मैं इसे d बाय डी टी लिखता हूं, d बाय डी टी मतलब डिफरेंशिएशन करता हूं। अब इतना मैथ्स यहां पे क्यों जरूरी है, वजह क्या है कि एक सवाल नीट में ऐसा आ चुका, जब हम लिखते हैं d बाय डी टी log p, ये किसको लिखा, इस हिस्से को, log p वाले हिस्से को। किसी भी कांस्टेंट का या नियतांक का डिफरेंशिएशन करूंगा, है ना, अवकलन, तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो गया काम से जीरो। इधर बचा माइनस साइन डेल्टा H वेपराइजेशन बटे में R। बस इतना दिमाग लगाओ कि 1/T का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, d बाई डी टी किया जाता है बेटा, तो आंसर आता है माइनस साइन 1/T²। तो ये चीज यहां लिखने वाला हूं। अब अगर मैं वो चीज यहां लिख दूं माइनस का 1/T², तो माइनस साइन प्लस साइन, ये दिखेगा d बाई डी टी log p बराबर प्लस साइन डेल्टा H वेपराइजेशन बटे में R T का स्क्वायर। ये सवाल नीट में आ चुका है कि उन्होंने सीधे सीधे क्लॉसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन को संबंध बना के दे दिया। हम सोच रहे थे शायद ऐसा दिया होगा, उन्होंने बदल दिया और इनफैक्ट उसका अवकलन भी कर दिया। तो अपने नॉलेज के लिए इस चीज को सीखना था, इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।